ओके, तो हमने किसका देखा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं देखा था, राइट। तो इसके लिए क्या बताया गया है, डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस जब भी आपको डायपोल मोमेंट पूछे तो उसका मेन है आपको एक रेगुलर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए जिसका पूछ रहा है। अगर आपको स्ट्रक्चर उसका नहीं मालूम है तो आप डायपोल मोमेंट आप गलत बताओगे या गलत निकालोगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल मालूम होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, अगला है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। जैसे ये एग्ज़ाम्पल ले लो, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसमें ये ऑर्थो है, ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये है पारा डायरेक्टिंग। ठीक है। अब इन तीनों में हमें डायपोल मोमेंट कंपैरिजन करना है कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहले सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। देखो ये है कार्बन और ये है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन लेस। तो डायरेक्शन किधर होगा, इसका ऊपर की ओर होगा और इसका इस तरफ होगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, इसका इधर और इसका यहाँ, इसका ऊपर और इसका नीचे। तो इसका कितना हो गया, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ तो आपको नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया, राइट। अब बाकी बचा ये दोनों, तो इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो एक वेक्टर है ये ऊपर वाला, ये ऐसे जा रहा है ऊपर, और दूसरा है इधर, है ना, ये वाला। अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमें मालूम हो जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, वेक्टर का फार्मूला लगाकर। उसी तरीके से यहाँ पर गौर करो, ये है ऊपर की ओर और ये है इस तरफ से, और ये है एंगल इसका। अगर इसका भी वैल्यू ये एंगल मालूम हो जाए तो हम यहाँ पर भी नेट डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो एंगल कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप देखो, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे निकालते हैं, जिसका पूछेगा उसके चारों ओर क्या खोजोगे, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड खोजो। इसमें एक सिग्मा, 2 सिग्मा और ये हो गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा, 1 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 3। लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या हो गई 3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। कोई दिक्कत? अच्छा, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। तो ये है, देखो ये एंगल क्या है, 120 है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सेम कंडीशन, बेंजीन रिंग में सभी कार्बन जो होते हैं ना, इसको हटाओ तो क्या हुआ, बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग में सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, sp2 होते हैं। तो इसका भी sp2, तो बॉन्ड एंगल 120। तो देखो तो ये भी हो गया 120, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब आओ देखो, तो इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, ये इधर बेटा और ये इधर बेटा। देखो तो ये 2 पार्ट इक्वल पार्ट है बेटा, कितना था ये 120, तो ये कितना हो गया 60। ये 120 था, ये भी इक्वल पार्ट में बढ़ गया तो ये हो गया 60। तो ये कितना हो गया 60, ट्रायंगल बन गया।
तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो 120 हो गया, ये बच गया कितना 60, यानी ये एंगल कितना है 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आ जाओ, देखो तो ये है 60, ये वाला भी 60 और ये वाला कितना 60 और ये 60, तो दोनों 60 60 कितना हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ 120। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा एंगल मालूम हो गया, तब हम यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्या होगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा √3 म्यू। ठीक है, वहीं इसका फिर करो। हम लोग देख चुके हैं कि जब 120 डिग्री एंगल रहता है तो कितना आता है म्यू क्या आता है, यानी यहाँ पे आ गया म्यू और वहाँ हो गया 0। तो देखो तो ज़्यादा वैल्यू किसका आया, ऑर्थो का, है ना। यहाँ पे देखो 1.73 म्यू आ रहा है, यहाँ पे 1 म्यू आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पारा का। तो याद रहे ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है कि ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू अब ये जैसे ही ये ग्रुप हम यहाँ चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको बताते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी पूछे तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और डायपोल मोमेंट का पहले डायरेक्शन दिखाओ और फिर नेट डायपोल मोमेंट निकालो। ठीक है, चलो अब आओ देखो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब ग्रुप देखो चेंज कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ग्रुप चेंज करने से पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है, लिखोगे नोट करके, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। मतलब यह हुआ कि जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस का कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे हमारे पास एक है sp, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp3। 3 हाइब्रिडाइजेशन हम लेके चल रहे हैं, परसेंटेज s और ये है परसेंटेज p। तो आपको करना क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 100 से डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा, 100 से 2 को डिवाइड करो, सॉरी 100 से 2, हाँ 100 से 2 को डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा 50%, यानी 50% इसका हुआ, 50% इसका हुआ। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3, तो 100 से डिवाइड करो
100 को 3 से कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस का 33.3% आएगा, और यहाँ पी क्या है 2 है ना, तो 1 के हिस्से कितना आएगा 33.3, तो 2 के हिस्से कितना आएगा, गुना कर दो 66 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4, तो 100 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 25, तो इसमें एस कितना है, एक ही है ना, तो एस के हिस्से कितना आएगा 25%, तो यहाँ पे ये हो गया इसका 25%, और पी के हिस्से कितना जाएगा, पी 3 को है, तो 1 के हिस्से 25, तो 3 के 75%। मतलब ये हुआ कि SP में S का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फिर SP2 में, फिर SP3 में, और अगर इसके आगे भी अगर पूछेगा जैसे SP3D, तो वहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5, तो क्या करोगे 100 को फिर 5 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आएगा, S के परसेंटेज 20% आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इनकी ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए इतना बता रहा हूँ। चलो ओके चलो, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। आप देखो जिसमें जितना परसेंटेज करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन तीनों में अगर हमें ऑर्डर बताना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा SP का, फिर SP2 और फिर SP3। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि अभी जैसे हमने ऑर्थो मेटा पारा लिया था, अब वहाँ पे हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नोट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ऑर्थो मेटा पारा आइसोमर्स है। अब देखो यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगी। अगर आप ग्रुप जैसे वो वाला ऑर्डर याद रखोगे तो आप गलती कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, हमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना है। तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, कार्बन से ब्रोमीन की ओर होगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होता है, लेस टू मोर की ओर। ठीक है, लिखना बंद करो। देखो अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखाना है। तो यहाँ पर चूँकि कार्बन और ब्रोमीन था तो हम आराम से दिखा दिए, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, दोनों तो कार्बन, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो फिर डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तब हम देखेंगे कि उसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है उसके बाद उससे उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इस कार्बन का जल्दी से बताओ, sp3 हो जाएगा। देखो एक सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3, यानी इसका हो गया sp3। और अभी अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बारे में कि जिसका sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसकी, क्यों, क्योंकि इसमें परसेंटेजेस ज़्यादा होता है। यानी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है। तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। ठीक है, इसी तरह से इधर चलो, फिर इधर, और ये इधर, फिर ये ऊपर और ये भी ऊपर। अब देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया।
इसका मतलब यहाँ पे तो निकल गया कितना 2 म्यू, है ना, एंगल 0 डिग्री, तो एंगल आप निकाल सकते हो, तो आ जाएगा आपको 2 म्यू। तो वहाँ पर देखो उतना आ गया। अब इन दोनों की बात करें तो इसके लिए देखो क्या करोगे फिर, देखो ये है एक वेक्टर, है ना, और दूसरा वेक्टर ये आ रहा, ठीक है, एक वेक्टर ये ऊपर और एक इधर आ रहा। एक कलम क्यों चला रही, समझो पहले, एक ये है और दूसरा ये है, तो एंगल क्या लोगे, ये वाला एंगल होता है क्या, अभी तो हम लोग लिए थे ना, तो एंगल क्या आगे हम लिखेंगे, तुम लोग वेक्टर पढ़ चुके हो फिजिक्स में, वेक्टर हो गया, क्या चल रहा है वहाँ पे अभी, लॉज ऑफ मोशन, क्या बात करें, तो फिर वेक्टर कैसे नहीं पढ़ाया होगा, बिना वेक्टर के लॉज ऑफ मोशन कैसे पढ़ाया जा सकता है, वेक्टर तो पहले ही आता है, यूनिट डायमेंशन, उसके बाद वेक्टर आता है। देखो कभी भी जैसे हम पिछला केस में हमने एंगल लिया था, ऐसे था और ऐसे था, तब हमने एंगल ले लिया था, ये बोला था एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल हम नहीं बोल सकते, क्यों, एंगल जो होगा या तो दोनों हेड के बीच में होगा या फिर दोनों टेल के बीच में होगा। एंगल दो वेक्टर की बात करोगे जब भी कभी भी, तो या तो उसका दोनों हेड जुड़ा हो तब एंगल होगा उसके बीच में, या फिर दोनों टेल जुड़ा हो, एक हेड और एक टेल होगा तो एंगल आप नहीं लेंगे। और वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है कि उसको आगे पीछे आप कर सकते हो, उससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेल और हेड है, इसका मतलब ये एंगल नहीं होगा, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको हम इधर लेके आ जाए, तो ये है, पहले इसको रहने दो ऐसे ही, अब इसको हम आगे लेके आ गए। अब देखो तो दोनों का क्या हुआ, टेल जुड़ गया, जब टेल जुड़ गया तब यहाँ पे ये एंगल हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो फिर क्या है, टेल और हेड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी एंगल नहीं होगा, तो इसको आगे ले जाओ, तो ये है पहले ऊपर वाला और ये हो गया ये वाला, तो इसका एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री। तो 60 डिग्री के केस में हमारा रिजल्टेंट कितना आया था, √3 म्यू, और यहाँ पे कितना आया था, सिर्फ म्यू आया था। अब ऑर्डर क्या हो गया, देखो तो ऑर्डर चेंज हो गया, सबसे ज़्यादा किसका आ गया, पारा का, फिर मेटा का और फिर ऑर्थो का आया, जबकि उसमें क्या था, ऑर्थो का ज़्यादा सा, है ना। तो ये याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत कर सकते हैं, तो इसलिए याद नहीं रखना है आपको, कैसे मैंने किया है ये ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करो।
हो गया। चलो, तो ये था डायपोल मोमेंट, इसको याद नहीं करना, इसको समझ आए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी आए तो पहले, जब जनरली ज़्यादातर आपको जब भी आएगा इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कंपेयर करने के लिए आएगा कि किसका ज़्यादा है, तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आइए, तो इसको देखना है हमें। तो जैसे देखो, पहले बात करो तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम के कॉम्बिनेशन से, है ना। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब हमारे पास देखो कैसे होगा। अब हम उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है कैसे कैसे हो रहा है, तब मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। सबको लिंक तो गया ही होगा, आप वहाँ पे जाके पूरा डिटेल में देख सकते हो। हम आपको सिर्फ इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे हम वो बताएंगे। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अब कंबाइन करता है दो तरीके से। एक बार इन फेज में करेगा और दूसरा बात आउट ऑफ फेज, या फिर इन अपोजिट फेज। एक बार सेम फेज में या एक बार अपोजिट फेज में। ठीक है, कौन, एटॉमिक ऑर्बिटल करेगा। अगर इन फेज सेम फेज में अगर किया तब बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा तो दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। एक बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कब करेगा, जब सेम फेज में करे कंबाइन करेगा, और अपोजिट में करेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जल्दी से नोट करो इसको। यहाँ पर लिख लोगे कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इन सेम फेज आई इन अपोजिट फेज। in same phase ठीक है, लिखे सबने, आ जाओ। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। एक हो गया बॉन्डिंग और दूसरा हो गया एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब आइए, तो इसका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे देखो s ऑर्बिटल है, ये हम ले रहे हैं NS बोल रहे हैं इसको, और ये है एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों क्या है,
एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। ठीक है, तो अभी कितना कंबाइन कर रहा है? 2 कर रहा है, तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? 2 बनेगा, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी होती है कम, तो वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे अभी इन दोनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी लेवल है। ठीक है, दोनों कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका नाम क्या होगा? तो सिग्मा। कौन कंबाइन कर रहा है? NS, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा NS। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब आपने अभी बताया कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। तो 2 कंबाइन किया है, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनने चाहिए। तो एक तो बन गया किसका? बॉन्डिंग का, तो दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, अब इसको भी हम अगर सिग्मा NS नाम दे दे तो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग वाले पे स्टार दे देते हैं, सिग्मा स्टार। ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करो। ओके, अब देखो, तो यहाँ पे हमने देखा कि NS और NS कंबाइन किया तो क्या बना? बोलो, सिग्मा NS और सिग्मा स्टार NS। ठीक है, अब आपको बताना है, अब यहाँ पे अगर 1S और 1S कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? सोचो, सिग्मा 1S और सिग्मा स्टार 1S, है ना। इसी तरह से 2S कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2S एंड सिग्मा स्टार 2S। नोट करो। ठीक है, तो S ऑर्बिटल का मालूम हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग P का। तो P में जो है 3 ऑर्बिटल होता है, इसलिए वहां पर 2 केसेस आएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ P ऑर्बिटल, तो यहां पे 2 केस होगा, केस 1
जब Z का वैल्यू 7 से ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज़्यादा हो। ठीक है, p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन में केसेस होंगे, 2 केसेस होंगे। पहला केस हम देख रहे हैं जब Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल बनेगा तो एक एटम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एटम में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 दूना, इसलिए यहाँ पे कितना है, 14 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ इस केस में हम अब बात कर रहे हैं किसके लिए, p ऑर्बिटल। नोट कर लिए सबने, देखो अब तो p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दिखाना है हमें। ये है Np और ये दूसरा Np, ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 3 6, तो 6 कंबाइन कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो 6 में 3 बनेगा बॉन्डिंग में और 3 एंटी बॉन्डिंग में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा, जब Z का वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे तीनों का नाम होता है px, py और pz। इसके बारे में हम बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है px py, क्योंकि p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल, है ना। यह होता है, यही है इसका, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये लोब जो दिख रहा है। तो ये अगर जिस एक्सिस पे होगा वही उसका नाम होगा। अगर px बोल रहा है इसका मतलब ये लोब अभी कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। py बोल रहा है मतलब y एक्सिस पे, और pz मतलब z एक्सिस पे है। ठीक है, आइए तो हमें अभी इन तीनों को कंबाइन करना है। ये है px, py और pz। तो यहाँ पे पहले जो है नीचे में आएगा सिग्मा NpZ। ठीक है, और फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये बनाएगा पाई NpX और पाई NpY। इसका नाम क्या है, सिग्मा NpZ, और इसका पाई NpX, और इसका पाई NpY। ठीक है, अब फिर ऊपर चलेंगे, तो ऊपर में एंटी बॉन्डिंग में क्या करते हैं, स्टार साइन देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई स्टार NpX और पाई स्टार NpY, और बच गया एक, वो हो जाएगा ऊपर, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार NpZ। कोई दिक्कत, नोट करो।
हो गया। तो ये केस था 1। अब है केस 2, जब z का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 7 हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से कम हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ ये नीचे आएगा। इसका नाम हो जाएगा पाई एन पी एक्स और पाई एन पी वाई, और ये हो जाएगा सिग्मा एन पी जेड। हो गया। अब देखो, गौर करो, तो जब s ऑर्बिटल कंबाइन किया तो कितने ऑर्बिटल बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 2, एक बॉन्डिंग में और दूसरा एंटी बॉन्डिंग में। ये बात ध्यान रखना, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में फास्ट बना पाओगे। वहाँ पे जब s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग में और दूसरे एक एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन वहीं जब p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ बन रहा है? बॉन्डिंग में और 3 एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने? 2। इसका मतलब अगर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, कितना हो? 7 इलेक्ट्रॉन हो, पी की क्या कैसे हम बात कर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब इसका मतलब आप उंगली पे बना सकते हो कि हमको पता है कि एक में कितना जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। 1, 2 और 3। तो 3 मतलब इसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गया होगा? बॉन्डिंग में। 2, 2, 4 और 2, 6, बचा कितना? 1 बचा है, तब वो कहाँ आया होगा? यहाँ आया होगा। अब इसी तरह से पूछ रहेगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी p में 5, तब आप सोचो कहाँ जाएगा पाँचों इलेक्ट्रॉन? बोलो ना। बॉन्डिंग में।
क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के लिए 6 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 से कम होगा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 6 यहाँ जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, 9 रहेगा तो 6 यहाँ 3 वहाँ, 4 रहेगा तो सभी यहीं, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात, क्योंकि इसका यही चीज़ आपको क्वेश्चन को अगर फास्ट बनाना चाहते हो तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 3 है। पी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर 6 से ज़्यादा होगा तभी वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एस के केस में तो है ही नहीं, वहाँ पर क्या है, एक एंटी बॉन्डिंग में है और दूसरा एक बॉन्डिंग में है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग में है। तो वहाँ पर अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तब तो ठीक, कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। 1 है तब भी बॉन्डिंग में। लेकिन जैसे 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तब 2 बॉन्डिंग में, अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। समझ आया वो चीज़। चलो तो लिखोगे रूल्स टू फिल इलेक्ट्रॉन इन MOT। रूल्स लिखो, हेडिंग डालो। रूल्स टू फिल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी वो किस रूल से होगी, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं, आपने नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता, नहीं पढ़ा कि नहीं मारा, हम तो पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ पर 3 रूल आया था, एक है ऑफबाउ, दूसरा है पॉली और तीसरा है होर्न्स रूल। तो वो तीनों रूल जो वहाँ पढ़ रहे थे वो तीनों रूल यहाँ भी लागू हो गया। तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन fill, electrons will be filled in molecular orbital. Electrons will be filled in molecular orbital according to Aufbau principle, Aufbau principle, Pauli principle, Pauli exclusion principle, and Horn's rule ये 3 रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ओके, पहला है ऑफबाउ, पॉली और तीसरा ऑफबाउ कहता है, इस कोई बताएगा क्या कहते हैं? तुम लोग नहीं पढ़ा ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी तक? जितना जल्दी हो पीछे का चैप्टर ख़त्म करो, नहीं तो फिर आगे तो और दिक्कत होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बस मेरा काम है पढ़ा देना, आपको मर्जी है आपकी। पीछे का वो, क्योंकि हम वो चैप्टर से फिर पढ़ाने लगेंगे तो फिर 3-4 महीना जाएगा, उतना वक्त है नहीं। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल में वो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी एनर्जी के बढ़ते क्रम में। जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएंगे और उसके बाद उससे ज़्यादा वाले एनर्जी में। ठीक है, पॉली बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी आपको पॉली के बारे में कह रहा है। पॉली कहता है कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं, एक बात तो ये बोलता है। और दूसरा इसने बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने? 2। जैसे हमने अभी दिखाया था ये ऑर्बिटल, इसमें 3 नहीं जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा? 2 जाएगा। 1 जाएगा ना, लेकिन 3 नहीं जाएगा। ठीक है, ये बोला। और इसने कहा कि
कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले सेम एनर्जी अगर है तो एक एक कर भरी जाएगी, ठीक है। जैसे हमने अभी अभी देखा था पाई वाले में ऐसा था, 2 ऑर्बिटल था, दोनों आमने सामने हैं, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अब अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भरने हैं, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भर देंगे। क्या करेंगे, पहले एक यहाँ भरेंगे और फिर एक यहाँ भरेंगे। और अगर हमारे पास बचेगा, मान लो सपोज दैट हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक यहाँ, दूसरा यहाँ, अब कितना बच गया, एक बच गया। तब हम फिर क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कौन बोला, कुंट्स रूल ने बोला, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, तो ये मालूम हो गया कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो कौन तीनों रूल है, अफबाउ, पॉली एंड कुंट्स रूल। अब इसका एप्लीकेशन दूसरा ये है कि इससे हम क्या पता करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 एटम मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड होता है वही क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अब बात सपोज दैट ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड होता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ में आ गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, नोट करोगे इसको, अच्छा वो नोट कर लिए थे ना सब, इससे पहले वाला, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग molecular orbitals NB minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital by 2। number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals by 2। ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें मालूम हो जाए तो हम इससे क्या क्या पता कर सकते हैं, देखो, पहला बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, इतना सारा चीज़ आपको बॉन्ड ऑर्डर मालूम होने से पता चल जाएगा। बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो टाइम तो हो गया ख़त्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन, आप लोग तो नहीं रहेंगे तो उन लोगों को क्वेश्चन करवा देंगे, और होप नेक्स्ट जब अगली बार आओगे तो हो सकता है हम लोग, तो आप लोग करना ये है कि कल का लेक्चर तो ज़रूर देखना, साथ ही साथ आपको हमने जो बताया हुआ केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट लेक्चर है वैन डर वाल फोर्स करके होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो अब रेगुलर रहेगा। ठीक है, और जल्दी से पीछे का देखो, ख़त्म करो उसको, नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा।
कल लेक्चर नहीं हुआ था ना, क्योंकि